मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से अच्छे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, उसकी ओर से घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो पाठ है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, वो अध्याय चल रहा है। मैंने कल आपको जातिवाद के कुछ नकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। आज हम सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता को पढ़ने से पहले हम जातिवाद के जो 2-3 नकारात्मक प्रभाव हैं वो और पढ़ेंगे। जैसे कि कभी कभी जातीय संगठनों के जो आंदोलन होते हैं या संघर्ष है, वो हिंसक रूप ले लेते हैं। वो हिंसा और तोड़ फोड़ करने लग जाती हैं। तोड़ फोड़ की जाती है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, औद्योगिक विकास है वो देश का रुक जाता है, औद्योगिक विकास या व्यापार को भारी आर्थिक हानि पहुंचती है। सांप्रदायिकता का जातिवाद के कारण जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भड़क उठते हैं। जाति विशेष के लोग हैं दूसरी जाति विशेष के लोगों पर हमले कर देते हैं, और कभी कभी ऐसे हमले हैं वो विभत्सकारी होते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है, औद्योगिक विकास है वो चरमरा जाता है, व्यापार में भारी आर्थिक हानि देखने को मिलती है। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। जातिवाद लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध भी होता है। जातिवाद है वो लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, भाईचारे जो भावना है हमारे लोकतंत्र की, उस लोकतांत्रिक भावना के भी विपरीत है। ये हमारे जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुता, परोपकार, प्रेम, दया, सहानुभूति जैसी लोकतांत्रिक मूल्य है उनको नुकसान पहुंचाता है। इससे समाज में विभिन्न जातीय समूहों में वैमनस्य बढ़ता है, समाज में फूट पड़ती है, समाज का विखंडन होता है, और समाज के संकीर्ण हितों को, जो छोटे हित हैं, जो कुत्सित हित हैं, जो समाज में कुंठा पैदा करने वाले हित हैं, वो उन हितों को प्रोत्साहित किया जाता है। 11वां और अंतिम पॉइंट, वोट बैंक की राजनीति। राजनीतिक दल और नेता किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु, किसी जाति विशेष को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसकी चाहे उचित मांगे हो चाहे अनुचित मांगे हो, सही हो चाहे गलत हो, उन मांगों को अपना समर्थन देने लगते हैं। उन मांगों को, उचित या अनुचित मांगों को समर्थन करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जो राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होता है। राष्ट्रीय हितों की बजाय वे जातीय हितों को अधिक महत्व देते हैं। राष्ट्रीय हितों की बजाय, देश के मामलों की बजाय वे अपनी जाति विशेष, अपने गोत्र, अपने क्षेत्र, अपनी जाति, अपने जातीय समूह की एकता, उसको बनाए रखने पर जोर देते हैं। जैसे मैंने आपको देश में बताया कि जातिवाद हमारे देश में बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलता है, जहाँ उत्तर प्रदेश में जो यादव है और जो मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो माना जाता है। तो समाजवादी पार्टी है इन जातियों की चाहे उचित मांगे हो चाहे अनुचित मांगे हो, उनको पूरा करने का प्रयास है वो करती है। राष्ट्रीय हितों की बजाय जो जातीय हित है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो ज़्यादा मुखर हो जाती है। अब निष्कर्ष हम देखेंगे। कहा जा सकता है कि आधुनिक समाज में जातिवाद है वो एक कैंसर की तरह, एक एड्स की तरह है, जो भयंकर रोगियों की तरह फैल चुका है। इसका निदान जो हमारे देश में आधुनिक भारतीय समाज में जो जातिवाद है वो कैंसर और एड्स की तरह, भयंकर रोगों की तरह पूरे फैल चुका है, और इसका निदान है वो असंभव की तरह दिखाई देता है। इसलिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत जटिल कार्य है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का निदान करना या मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन कार्य है। यह केवल व्यक्तियों के बीच की खाई पैदा नहीं करती, ये व्यक्ति और व्यक्ति को, एक जाति को दूसरी जाति से नहीं लड़ाती, बल्कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता है,
जिसमें हम जाति को भूलकर राष्ट्रीय एकता के मार्ग में अग्रसर होते हैं या प्रगतिशील होते हैं, उसमें भी बाधा उत्पन्न करती है। आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को विशेष महत्व दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास का मत क्या है कि परंपरागत जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह से प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं रही हैं। तो परंपरागत जाति व्यवस्था ने चाहे प्रगतिशील हो या आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह से प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाती। इसी प्रकार B.R. गाडगिल के शब्दों में क्षेत्रीय दबावों से कहीं ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। तो D.R. गाडगिल का जो कोटेशन है इसको आपको बच्चों लिखना है। तो क्षेत्रीय दबाव से कहीं ज़्यादा, क्षेत्र विशेष के दबाव से कहीं ज़्यादा जो जातिगत दबाव है वर्तमान में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। राष्ट्रीय एकता की भावना जातिवाद के कारण कमज़ोर होती है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा पहुंचती है। जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में देश को राष्ट्रीय रूप से एक सूत्र में बांधने, देश को राष्ट्रीय रूप से एकता के बंधन में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। अतः जातिवाद किसी रूप में भी हो, चाहे कहीं किसी भी राज्य में हो, अतः जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है। अतः जातिवाद क्या है बच्चों, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राजनीति के लिए, सभी के लिए बाधक है। जातिवाद बुरा है, लेकिन जाति कहीं न कहीं व्यक्ति के, कहीं न कहीं जहन में व्यक्ति के वोट डालते समय जाति का उसका जो तत्व है वो उससे जाता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यक्ति को इकाई मानता है, अतः कि न कि जाति या समूह को। जाति और समूह के आतंक से मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है। तो जातिवाद से मुक्त रखना, समूह विशेष के आतंक से मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है। तो जाति और समूह के आतंक से मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है, लोकतंत्र का विचार है, लोकतंत्र का विमर्श है। आज हम अपने दूसरे टॉपिक, इस अध्याय के दूसरे टॉपिक सांप्रदायिकता की ओर चलेंगे। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जब एक धार्मिक समूह अपने आप को अपने भाषाई आधार पर अपने आप को एक धर्म विशेष, चाहे वो बहुसंख्यक धर्म हो चाहे वो अल्पसंख्यक धर्म हो, वो अपने आप को दूसरे धर्म से, दूसरे वर्ग से अलग मानता है। अपना धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगे रखता है, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगे रखता है और अपनी मांगों को राष्ट्रीय और सामाजिक हित से, और अपनी मांगों को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से बढ़कर मानता है, उनसे श्रेष्ठ मानता है, उससे अपने आप को ऊपर मानता है। तो राष्ट्रीय हो चाहे सामाजिक हित हो, उससे अपने आप को अधिक प्राथमिक मानता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो सांप्रदायिकता क्या है? जब एक धार्मिक समूह अपने को दूसरे धार्मिक समूह से अपनी अलग भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान मानता है और अपने आप को देश के राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से, देश के राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिक मानता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। दूसरे धार्मिक समूह, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, उससे अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपनी खुद की एक अलग धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान मानता है, तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारे देश का विभाजन है वो सांप्रदायिकता के आधार पर ही हुआ था, क्योंकि यही मांग रखी गई थी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनकी अपनी परंपरा है, अपने रीति रिवाज है, अपनी मान्यताएं हैं। अतः इसके लिए
हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए। यही मांग के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो जब एक धार्मिक समूह अपने आप को दूसरे धार्मिक समूह से श्रेष्ठ मानता है, उससे बढ़कर मानता है और अपनी भेदों के आधार पर अपनी राजनीतिक मांगे रखता है, अपनी खुद की अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहचान मानता है, अपने आप को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से ऊपर मानता है, श्रेष्ठ मानता है, बढ़कर मानता है, तो इस प्रणाली को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता कहने के लिए तो छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत ही विखंडनकारी है, बहुत ही विभाजनकारी है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं और क्रियाकलाप आ जाते हैं जिसमें किसी धर्म या भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर, किसी धर्म और भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष, किसी धर्म विशेष के हितों को बढ़ावा दिया जाता है और उन हितों को राष्ट्रीय हितों से भी ऊपर या परे माना जाता है। तो उस पृथकतावादी भावना जब धीरे धीरे बढ़ती है और अलग अलग होने की भावना का विकास होता है या उसे प्रोत्साहित या परोक्ष रूप से उसे बढ़ाया जाता है, तो इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। विंसेंट स्मिथ जो इतिहास के महान विचारक माने जाते हैं, एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो प्रत्येक धार्मिक और भाषाई समूह को ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं। वो अपने आप को दूसरे समूह से पृथक मानता है, वो उसे विरोधी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह की विचारधारा को हम सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो ऐसे ही व्यक्तियों की भावनाओं को अंडरलाइन करना, विंसेंट स्मिथ का कोटेशन है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। मैंने एम यानी मोस्ट लगा दिया है। तो विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा बेटा? विंसेंट स्मिथ का मानना है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो अपने आप को प्रत्येक धार्मिक और भाषाई समूह से अलग मानता है, पृथक मानता है, स्वयं को एक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है, अपने हितों से स्वयं को पृथक रखता है और उनके विरोधी हो सकते हैं, वो उनके विरोधी भी हो सकती हैं। ऐसे ही व्यक्ति और व्यक्तियों की समूह की विचारधारा को सांप्रदायिकता कहते हैं। जब एक धार्मिक समूह चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अपने आप को भाषाई क्षेत्र या अपने आप को पृथक राजनीतिक इकाई मानता है और अपने को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, राष्ट्रीय हितों से ऊपर और अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने की कोशिश करता है, तो उस विचार को, अपने आप को वह राष्ट्र से ऊपर मानता है, संविधान से ऊपर मानता है और पृथकता का भाव रखता है। तो ऐसी विचारधारा को, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा सांप्रदायिकता कहलाती है, सांप्रदायिकता का रूप कहलाती है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, सांप्रदायिक संगठनों के क्या उद्देश्य है? शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए, शासक होते हैं, शासक वर्ग होते हैं जो उनका वोट बैंक होते हैं, जो धार्मिक समूह किसी पार्टी विशेष का वोट बैंक हो जाता है, वो अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता चाहता है, अधिक प्रतिष्ठा चाहता है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहता है। ऐसे समूह राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के ऊपर अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। वो अपने आप को राष्ट्रीय, देश के हितों से, संविधान से ऊपर अपने आप को महत्व देने लगता है। इससे समाज में फूट पैदा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिसका परिणाम है विभाजन के रूप में होता है। दो वर्गों में, दो धर्मों के बीच में एक नए मिटने वाली अमिट जो रेखा है वो बन जाती है। शासकों के ऊपर दबाव डाला जाता है, अपने हितों को, अपनी भाषा को, अपने क्षेत्र को, अपने धर्म को दूसरे धर्म, संस्कृति, पहनावे, रीति रिवाज से श्रेष्ठ मानता है, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को कमतर मानता है। ऐसे समूह राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से अपने आप को
ऊपर महत्व देते हैं, अपने आप को ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं, जिससे समाज में संघर्ष पैदा होता है, समाज में टकराव पैदा होता है। और ऐसा ही संघर्ष और टकराव है वो दो धर्मों के बीच में गहराई को, या दो धर्मों के बीच में जो विभाजन की रेखा है उसे और अधिक विस्तृत कर देता है। हमारे देश में सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ? आपको जैसा पता है बच्चों, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या है वो ब्रिटिश शासनकाल में शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था? फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल, जिसके तहत हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया गया था। अपना शासन आराम से चलाते रहे, वो हिंदुओं से मुसलमानों को लड़ाते रहे और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण और विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का निर्माण और विकास हुआ, उसमें जितना हाथ अंग्रेजों की चालों का रहा उतना ही हिंदू और मुसलमानों के बीच में संघर्षों का भी रहा। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में स्वतंत्रता काल के दौरान भी कई बार हिंसक और विभत्सकारी झड़पें हुई थी, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसके तहत कई बार देश है वो सांप्रदायिक दंगों से भड़क उठा। विभिन्न वर्गों की सत्ता और महत्वाकांक्षा के कारण भारतीय राजनीति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंग्रेज सरकार थी वो मदारी की भूमिका में थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस जो अपने आप को भारत का प्रतिनिधि मानती थी और मुस्लिम लीग जो अपने आप को पाकिस्तान या भविष्य में बनने वाले पाकिस्तान का प्रतिनिधि मानती थी, वे ब्रिटिश सरकार मदारी की भूमिका अदा करने लग गई थी। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि वो एक दो बिल्लियों के बीच में मदारी का काम कर रहे हैं, बंदर का काम कर रहे हैं। मेहता और पटवर्धन अंग्रेजी शासकों ने अपने आप को हिंदुओं, तो मेहता और पटवर्धन का जो कोटेशन इसको लिखना है, तो अंग्रेजी शासकों ने अपने आप को हिंदू और मुसलमानों के बीच में खड़ा करके ऐसे सांप्रदायिक त्रिभुज का निर्माण करने का निश्चय किया जिसका आधार वे स्वयं बने रहे। अंग्रेजों का मानना था कि उनकी नीतियों के कारण वो हमेशा केंद्र में रहेंगे और हिंदू और मुसलमान है वो आपस में लड़ते रहेंगे। उन्होंने अपने आप को केंद्र में रखा, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया, और जिसके आधार बिंदु वो खुद रहे। उनका मकसद केवल और केवल हिंदू और मुसलमानों में विभाजन पैदा करना, विभाजन की रूपरेखा पैदा करना, फूट डालना, दोनों वर्गों को, दोनों धर्मों को आपस में लड़ाना, दोनों धर्मों की मांगों को, कुत्सित मांगों को पूरा करना, पक्ष लेना, एक धर्म विशेष का पक्ष लेना, पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन करना। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने आप को स्वयं को मदारी या बंदर की भूमिका में रखा, जो दो बिल्लियों के बीच में खाने का बंटवारा करते हो, जो चाहते थे कि दोनों ही आपस में लड़ते रहें और उनका उल्लू सीधा होता रहे। तो बच्चों, आज मैंने आपको सांप्रदायिकता का अर्थ और कोटेशन बताई है, जिसमें आपको मैंने प्रमुख रूप से जो कोटेशन है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, मेहता और पटवर्धन की जो कोटेशन है इसके बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको विंसेंट स्मिथ की परिभाषा है वो भी आपको बता दी थी। विंसेंट स्मिथ की परिभाषा देखो ये यहाँ पर है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, इसको लिखना है। सांप्रदायिकता का अर्थ अपने रूप में लिख सकते हो, जब अपने एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, परंपरा, मान्यता के आधार पर श्रेष्ठ समझता हो और दूसरे धर्म के साथ जिसका टकराव हो और उसको दबाने की कोशिश करता हो, जिससे दोनों धर्मों में टकराव वो पैदा होता है, इस भावना को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। तो इसको आपको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।